नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर ये हमारी जो +1 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका, उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो आज के इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर जो हमारा हेडिंग है स्थायी कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही के बारे में बताया गया। तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। और इससे पहले जब हमने डिस्कशन की थी कि मंत्रिपरिषद और उसके स्थायी सदस्यत्व के बारे में किस तरीके से जो भारतीय संविधान के अंतर्गत उनका जो वर्णन किया गया था मंत्रिपरिषद के द्वारा, जो एक तरीके से उनकी जो संख्या थी वो 11वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 2003 के अंदर हुआ था, उसके अंदर मंत्रिपरिषद के आकार की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो पूर्ण रूप से एक लिमिट कर दी गई थी। यानी कि टोटल कुल जनसंख्या का जो 15% जनसंख्या उनसे ज़्यादा जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो अपने चहितों को एडजस्ट करने के लिए ये इसकी जो नीति बनाई जाती थी, सबसे पहले अपने चहितों को एडजस्ट करने के लिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो किया जाता था। जिस तरीके से एक दल की सरकार का गठन का पतन होने लगा, यानी कि जब गठबंधन की राजनीति का प्रचलन जब ज़्यादा मात्रा में होने लगा, उसके बाद इन चीज़ों को प्रतिनिधित्व है वो ज़्यादा दिया जाने लगा, जिसके माध्यम के द्वारा हर सरकार अपनी सरकार बचाए रखने के लिए गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत जितने ज़्यादा सदस्य होते थे उनको खुश कर रखने के लिए या सरकार में स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनको मंत्रिमंडल में जगह वो दे दी जाती थी, उनको नेता वो बना दिया जाता था। तो इसी के कारण ये जो 2003 के अंदर संवैधानिक संशोधन किया गया था, इसको 11वें संशोधन के द्वारा विराम है वो लगा दिया गया था। तो ये डिस्कशन करने के बाद हमने देखा था कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है और मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री का प्रमुख एक कार्यपालिका के रूप में कार्य वो करती है। जिस तरीके से सरकार की राजनीति के अंतर्गत जो कार्यों का अनुपालन किया जाता है वो इसी मंत्रिमंडल और परिषद के द्वारा किया जाता है। अब आ जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि जो व्यक्ति इलेक्शन में चुना जाता है वो सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल के बाद उसको पद से हटा दिया जाता है या द्वारा उसको निर्वाचित है होना पड़ता है। लेकिन इसी के अंतर्गत स्थायी कार्यपालिका भी आती है। स्थायी कार्यपालिका मतलब जो अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो कर्मचारी इस सरकारी संस्थागत परिचालन के लिए जिनकी नियुक्ति परमानेंट की जाती है, यानी कि एक निश्चित आयु के बाद वो चुन लिए जाते हैं योग्यता के बाद, और निर्धारित आयु के बाद उनको जो रिटायरमेंट है या सेवानिवृत्त है वो कर दिया जाता है। तो उनको स्थायी कार्यपालिका है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सिलेक्शन होने के बाद और जब तक इनका आचार संहिता और इनका व्यवहारिक स्वरूप ठीक रहता है तो इनको जो रिटायरमेंट है वो एक निश्चित आयु के बाद ही दी जाती है अपने पद से। तो इसलिए इनको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। और इनका जो नौकरशाही का मेन मुख्य क्यों माना जाता है, क्योंकि जो नीतिगत फैसले मंत्रियों और नेताओं के द्वारा या मंत्री समूह के द्वारा लिए जाते हैं उनको कार्य रूप अमली जामा पहनाने के लिए ये जो नौकरशाही या जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, इन्हीं के द्वारा इनका जो अनुपालन उनकी पॉलिसी बनाने के बाद उनको योग्य वो बनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा देश का विकास नौकरशाही के ऊपर डिपेंडेंट है वो माना जा सकता है। और इसका गठन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इसकी कार्रवाई रहती है, इस वीडियो के माध्यम से हम इस जो टॉपिक को पढ़ेंगे और इसके माध्यम से आपको जो यूपीएससी के द्वारा इसका जो गठन है वो किया जाता है, जो अधिकारी या मंत्री समूह की जो प्रणाली के अंदर इनको चुना जाता है, वो एक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईपीएस जो अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, उन्हीं के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर उनका जो कार्य प्रणाली वो किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो इसके माध्यम से हम शुरू करते हैं। मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंत्रियों को निर्णयों को जो लागू करवाने के लिए किस प्रणाली का गठन है वो किया जाता है, किसके अंतर्गत
इन योजनाओं को अमली जामा है वो पहनाया जाता है, जिसके माध्यम के द्वारा कोई भी पॉलिसी या योजना है वो कारगर साबित है वो हो सकती है। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही तथा प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इन्हें नागरिक सेवा कहते हैं। सरकार के कई स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। तो जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों कार्य प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और प्रशासनिक मशीनरी जो है, जो नौकरशाही है, वो एक महत्वपूर्ण संगठन है वो माना जा सकता है। और इसी ढांचे और सैन्य सेवाओं के अंतर के लिए इन्हें नागरिक सेवा भी कहा जाता है, यानी कि नागरिकों की सेवा करने के लिए ही इनका गठन और इनकी सेवाएं वो ली जाती है। सरकार के कुछ स्थायी कर्मचारियों के द्वारा प्रशिक्षण और उनको नीतियां बनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए मंत्रियों का सहयोगपूर्ण देने के लिए इनका गठन है वो किया जाता है, यानी कि इनकी काफ़ी एक जो लंबा प्रोसेस होने के बाद इनकी कार्यप्रणाली को अपनाया जाता है। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं तथा प्रशासन उनके नियंत्रण और देख रेख में होता है। तो लोकतंत्र के अंदर जितने निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो इनके प्रमुख है वो माने जाते हैं, और प्रशासन के नियंत्रण के लिए इन अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति है वो की जाती है। संसदीय शासन में विधायिका शासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेवारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। जिस तरीके से इस कार्यप्रणाली को अंजाम है वो दिया जाता है। विधायिका प्रशासन नियंत्रण करने के लिए इनकी जो जिम्मेवारी है वो प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो कर्मचारियों की नियुक्ति है वो की जाती है। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी उपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, यानी कि जिस प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक कर्मचारियों को चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, तो सबसे महत्वपूर्ण इनसे उपेक्षा ये की जाती है कि किसी भी राजनीतिक रूप से ये तटस्थ रहकर अपनी कार्यप्रणाली को अपना सकते हैं, यानी कि बिना किसी भी तरीके की व्यवस्था को शामिल न होते हुए, यानी कि एक रूप समानांतर रूप से शामिल न होते हुए, तटस्थ रहते हुए समानांतर भाव से इन सेवा का कार्य वो किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते, यानी कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स ये कार्यप्रणाली को अपनाते हैं उनको किसी भी तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से उनका समर्थन है वो नहीं किया जाता। यानी कि ये नहीं होता कि लोगों को या किसी मंत्री या किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी मंत्री को खुश करने के लिए इस कार्यप्रणाली को अपनाया जाता है, बल्कि नागरिक सेवा के लिए इनका जो कार्यप्रणाली वो अपनाई जाती है, जिसके माध्यम से ये प्रशासनिक व्यवस्था को सबसे अधिक मात्रा में सुनियोजित है वो कर सकें। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियाँ अपनानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासनिक कर्मचारी की जिम्मेवारी है कि वह नई सरकार को अपनी बनाई नीतियों और उसे बनाए रखने में लागू से मदद करें। अब जिस तरीके से ये व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नीतिगत फैसले अपनाती हैं कि जैसे कोई सरकारें चली जाती है, जैसे सरकार हर साल 5 साल के बाद चुनाव होने का चेंजिंग अब हो रहती है, जो जनता जिसका समर्थन करती है वो चुनाव जीत के या अपना बहुमत साबित करके सरकार है वो बना पाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी सरकार बनती है उनकी जो जो योजनाएं बनाई जाती है उसको नियोजित किया जाता है, उसको मार्गदर्शन का काम इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनका सुनियोजित से किया जाता है, जिनके माध्यम से सरकार है वो कार्यप्रणाली को अच्छे ढंग से अपना सकती है। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी शामिल है। जिस तरीके से वर्तमान स्वरूप में वर्णन किया जाता है तो इसके अंदर अखिल भारतीय सेवाएं मतलब जो IAS के अधिकारी होते हैं और कुछ क्षेत्रीय अधिकारी भी होते हैं जो HCS या सिविल अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं।
स्थानीय कर्मचारी और अन्य उपक्रमों के आधार पर टेक्निकल और मैनेजमेंट जो अधिकारी शामिल हैं वो इसमें किए जाते हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यवहारिक रूप से 10 प्रशासनिक कर्मचारी के महत्व को जानते थे। यानी कि जिस समय हमारा संविधान का निर्माण किया गया तो हमारे जितने भी संविधान के निर्माता थे वो प्रोफेशनल तौर पर इस बात को जानते थे कि सरकारी महत्व का जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी अधिक रखी जा सकती है, क्योंकि जिस समय हम आज़ाद हुए थे उस समय हमारे काफ़ी अधिक मात्रा में जो पॉपुलेशन थी वो इतनी जो पढ़ी लिखी थी वो नहीं थी। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित वो करना चाहते थे। तो उनके लिए ये था कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाए वो बिना भेदभाव और बिना किसी पक्षपात की योग्यता के आधार पर उनका चयन है वो किया जाए। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य सघन लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। तो इसी के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो भारत सरकार के अंतर्गत जिनका चयन किया जाता है उनकी चयन प्रक्रिया है वो लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उनका चयन है वो किया जाता है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्य में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त है वो किया जाता है। तो जिस तरीके से राज्य के लिए केंद्र के लिए लोक सेवा आयोग बनाया गया, ठीक उसी तरीके से राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग भी बनाया गया है, जिसके अंदर कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति एक निश्चित उम्र के लिए कार्यकाल के लिए किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर निलंबित या अपदस्थ है वो किया जा सकता है। तो उनके लिए जो योग्यता हटाने के लिए जो चुनाव जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के जांच के आधार पर उसको निलंबन या अपने पद से हटाया वो जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरी का बनने का हिस्से का मौका मिले। यानी कि दक्षता और योग्यता के आधार पर सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि संविधान में जो जितने भी पिछड़े वर्ग संविधान के अनुसूचित जाति जनजाति की सभी के लोग हैं उन सभी को नौकरशाही या ब्यूरोक्रेट्स के अंदर सभी को बराबरी का जो दर्जा वो दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं तथा अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का दिया गया। तो इसकी उद्देश्य पूर्ति करने के लिए संविधान के अंतर्गत जितने भी पिछड़ी जाति आदिवासी समूह के जो लोग हैं महिलाएं हैं उन सभी को जो आरक्षण है एक निश्चित आयु काल के अंदर इनको निर्धारित प्रक्रिया के तहत इनको जो रिजर्वेशन है वो दी जाती है। इन प्रावधानों में यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवा में भर्ती का मार्ग में रोड़ा है वो नहीं बनेगी। तो इस प्रावधानों के अंतर यह सुनिश्चित किया जाता है जिसके माध्यम के द्वारा सभी लोगों वर्गों के लिए जो प्रतिनिधित्व है समाज के सभी जातियों समूह को जो प्रतिनिधित्व है वो समान मात्रा में दिया जाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग है वो करता है। तो जितने भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनके जो पुलिस कर्मचारी है IPS है IAS है उनका चयन है वो संघ लोक सेवा आयोग है। यानी कि केंद्र सरकार का जो एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसके तहत इनका जो चयन है वो किया जाता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होती है। यानी कि इनको प्रांतीय स्तर पर अगर देखा जाता है ये किसी प्रांत या राज्य के लिए सबसे जो उच्च अधिकारी है वो माने जाते हैं। आपको शायद पता हो कि एक ज़िले का जिलाधिकारी उस ज़िले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। तो एक ज़िले में जो कलेक्टर होता है जिसको DC कहा जाता है वो सरकार का सबसे प्रमुख अधिकारी या महत्वपूर्ण अधिकारी है वो माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित है वो होता है। तो जितने भी जिले के अधिकारी लगाए जाते हैं वो IAS स्तर के अधिकारी है वो लगाए जाते हैं और जितनी भी केंद्र सरकार की सेवा शर्तें होती हैं उनके अनुपालन के आधार पर उनको जो नियुक्ति है वो की जाती है। एक IAS अथवा IPS अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है जहां वह राज्य की सरकार की देखरेख में काम करता है। तो जिस भी एक अधिकारी या कर्मचारी IAS और IPS की नियुक्ति होती है वो किसी एक राज्य से उसको कैडर है वो दे दिया जाता है और उसी राज्य की देखरेख में उसको कार्य वो किया जाता है। लेकिन IAS और IPS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होते हैं वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस है वो जा सकते हैं।
तो इनकी नियुक्ति आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्र के द्वारा नियुक्ति की जाती है और केंद्र इनको वापस अपनी सेवा के अनुसार इनको वापस बुला सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्र सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में ही रहते हैं। यानी कि जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं, इनको अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार इनके ऊपर दखल है वो दे सकती है। यानी कि अगर ये किसी रूल के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा ही इनको जो अनुशासनात्मक अधिकारी या आधार पर इन पे जो कार्रवाई है वो केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। राज्य सरकार का इन पर कोई नियंत्रण है वो नहीं रहता। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्ति अधिकारियों का भी योगदान है वो माना जा सकता है। तो इनके लिए इनकी नियुक्ति करवाने के लिए राज्य के जितने प्रशासनिक लोक सेवा आयोग है उनकी नियुक्ति भी अधिकारियों का योगदान है सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसके अंतर्गत इनके जो अन्य जो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय शासन के नियंत्रण को मजबूर है वो करती है। यानी कि जिस तरीके से केंद्र द्वारा राज्य के ऊपर प्रशासनिक जो नियंत्रण लगाया जाता है उसके अंतर्गत इन अधिकारियों की नियुक्ति है वो महत्वपूर्ण है वो मानी जा सकती है, जिसके जो विशेष व्याख्या वो संघवाद वाले चैप्टर में मुख्य रूप से दी गई है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती है। तो नौकरशाही के अंतर्गत जितनी भी सरकार की नीतियाँ होती है लोक कल्याणकारी, उनको द्वारा जनता तक पहुँचाए जाने के लिए इन नौकरशाही का महत्वपूर्ण जो कार्य वो माना जा सकता है। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुँचने से डरता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर नौकरशाही की शक्तिशाली की बात की जाए तो इतना ही बुलंद इतनी शक्ति होती है इनमें, गाड़ी बंगला इसकी सुरक्षा है वो इतनी चाक चौबंद की जाती है जिसमें कोई आम अधिकारी इन अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों तथा आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती। लोगों की आम धारणा के अनुसार ये माना जाता है कि नौकरशाही की जो सामान्यता इनकी जो धारणाएं होती है वो आम नागरिकों की मांगों और उनकी आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है वो नहीं होती, जिनके माध्यम के अनुसार इनके मांगों के अनुसार या उनकी नीतियों के अनुसार कार्य वो कर सकें। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें नौकरशाही को नियंत्रण करती है तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से अलग किया जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकारों के द्वारा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकारों के नियम और कानूनों का व्यवस्थित किया जाता है उसके माध्यम के द्वारा इन नौकरशाहियों के ऊपर सरकार द्वारा नियंत्रण है वो किया जा सकता है। यानी कि जो भी कोई कर्मचारी या अधिकारी होता है जो अपने कार्यों का नीतिगत माध्यमों के द्वारा लोगों का जनता का जो मार्गदर्शन नहीं कर रही या योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं करी तो उनके द्वारा सरकार के ऊपर उन्हें पद से हटा दिया जाता है या फिर उनके ऊपर कुछ अनुशासनात्मक कार्य है वो की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिकों के हाथ का खिलौना वो बन जाती है। दूसरी ओर अगर ये मुख्य रूप से माना जाता है कि कई बार राजनीतिकों का हाथ के खिलौनों का इस्तेमाल भी इन नौकरशाहियों के सेवाओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि इनकी प्रयोग करने के लिए इनके सेवाओं के माध्यम के द्वारा जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं वो इनको नियंत्रित हैं वो कर लेते हैं कई बार। हालांकि संविधान में भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था है वो नहीं की गई है। जिस तरीके से संविधान की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई गई यानी कि संघ राज्य सेवा आयोग का गठन किया गया है, उसके माध्यम के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि जो ये कर्मचारी अधिकारी होते हैं ये तटस्थ रहकर अपनी सेवा का प्रयोग है वो कर सकते हैं। लेकिन जब राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की जाती है तो कई बार कई मंत्रियों नेताओं द्वारा इन कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर बनाने के बाद अपनी जो मन मुताबिक कार्य है वो करवाए जाते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप से इन अधिकारी कर्मचारियों को बचाने की कोशिश या सुनिश्चित है वो नहीं किया जा सकता। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान है वो नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे जनता के प्रति नौकरशाही की जो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करवाने के लिए कुछ मुख्य प्रावधान है, जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है वो पूर्ण है वो नहीं मानी जा सकती। पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकते हैं। अब जिस तरीके से
नौकरशाही के व्यवस्थित रूप को विस्तृत किया गया, जिसके अंदर सूचना का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसमें कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति, आम नागरिक सरकार के किसी भी कार्य के लिए जो जानकारी वो मांग सकता है सरकारी कार्यालय से, तो उसके माध्यम के द्वारा इसको उत्तरदायी और संवेदनशील माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, थोड़ा सा डिस्कशन, इसका कंक्लूजन अब कर लेते हैं। आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य मांगों की अपेक्षाएं कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति यह सुनिश्चित किया कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी नहीं होगी। जिस तरीके से व्यवस्था अपनाई गई है, इसके अंदर कानूनों का प्रावधान किया गया है। कार्यपालिका के ऊपर लोकतंत्र के द्वारा नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश अब की जाती है, और जिस तरीके से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है, उसके माध्यम के द्वारा आज वर्तमान परिवेश के अंदर इसको महत्वपूर्ण और जो प्रभावशाली है वो माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। बस आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। और लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है और मुझे इस बात का एहसास होता है कि आपको मेरे बनाए और पढ़ाए हुए जो लेक्चर से आपको पूरी समझ में आ रही है। अगर आप मेरा वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसके साथ इसके शेयर करें अधिक से अधिक, और इसके साथ आपके जितने भी जानकार में बच्चे हैं तो प्लीज़ मेरा लिंक उनको शेयर कीजिए और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और अगली वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।